Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 12th class chemistry और साथ ही साथ हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और फिज़िकल स्टेट एंड स्मेल हम करने वाले हैं। तो मैं आपको और भी बात बता दूं कि इस वीडियो में साथ ही साथ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इससे आपका एग्ज़ाम फेयर भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो बिना वीडियो को बंद किए हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि दो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने आपके लिए 3 वीडियो बनाए थे, उसमें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन था और दूसरी वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन था। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम हेलो एरीन्स का प्रिपेयर करें और कुछ नेमिंग रिएक्शन का जिक्र किया था। लेकिन कोई बात नहीं, नेमिंग रिएक्शन का के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और मैंने इस बार ये सोचा है कि अलग अलग चैप्टर का अलग अलग नेमिंग रिएक्शन के लिए वीडियो बनाया जाएगा और इससे रिलेटिव 10 और 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है चलिए, कम से कम 1 एग्जाम्पल तो मैं करवा ही दूँगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट एंड स्मेल ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब एक साथ ही तो यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसे हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, उनकी लोअर मेंबर का मतलब होता है जिनमें कार्बन कम होता है। मतलब जैसे CH3Cl है, CH3Br है, CH3F है ना, इथाइल क्लोराइड आर अ कलरलेस गैसेस। ये सारे के सारे कलरलेस गैसेस होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम हेलो एल्केन अप टू C15 से देखें, है ना, तो दीज आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। ठीक है, अगर हम हायर की बात करें, हायर मेंबर्स की बात करें तो वो कलरलेस कैसे होते हैं, सॉलिड्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो जो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स। जितने भी हेलो एरीन्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। उनकी स्मेल बहुत सुंदर होती है, और सुंदर का मतलब बहुत अच्छी लगती है ना, प्लीजेंट ऑर्डर होती है। आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड पढ़ा था, तो यही क्रिस्टलाइन सॉलिड है यहाँ पर जो समझाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो हेलो एल्केन्स का, हाँ, हेलो एल्केन्स में फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर हम सेम एल्काइल ग्रुप की बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ हेलो एल्केन डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ दिस वन। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटॉमिक मास ऑफ FCl-Bri का घटता जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि एक ही कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 315.4 डिग्री 4 केल्विन था, अब CH3Br का हो गया 273.6 6 केल्विन। अब CH3Cl है तो 248.8 केल्विन, और CH3F है तो आपका 194.6। ठीक है, तो ये आपका हो गया है, अंडरस्टैंड। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, चलिए यहाँ पर आएगा आपका अब हम बात करते हैं इसकी। फॉर द सेम हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज द साइज ऑफ द, है ना, एल्किल ग्रुप। अगर हमने साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज कर दिया, अभी साइज ऑफ एल्किल ग्रुप का सेंस क्या है, इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आपका एक कार्बन था पहले कंपाउंड में, जैसे CH3Cl है, एक कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड है, ये आपका इथाइल क्लोराइड है,
ये आपका प्रोपाइल क्लोराइड है, ये आपका ब्यूटाइल क्लोराइड है। लेकिन ये ओपन चेन होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए, तब इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। मतलब 248.8 होगा, फिर 285.5 होगा, 320.0 होगा, 351.5 होगा, ये आपका रहेगा। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और की। ठीक है, फॉर द आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, अगर हम आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स की बात करें, आइसोमेरिक हेलो एल्कीन की बात करें, सो द बॉइलिंग पॉइंट है ना डिक्रीजेज विद अ ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एल्के हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सेकेंडरी एल्के हैलाइड, कंपेरिजन टू टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज बिकॉज ब्रांचिंग of the chain makes the molecular more compact and therefore decreases the surface area of haloalkanes. ठीक है, and so the magnitude of the van der Waals forces of attraction decreases. इसलिए उसका van der Waals फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, सीधी बात है। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की इस टाइप से। जैसे आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो उसका है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट 374 है, आइसोब्यूटाइल का है 364 है, और आपका टर्ट ब्यूटाइल है तो 346 है। कितनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। आगे आपको हेलो एरीन्स थे, उनके बारे में बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। So the boiling point and melting point of a haloarenes are nearly the same as that of the haloalkanes. ये आपका haloalkane की बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट बराबर ही होना चाहिए। कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर क्या होते हैं? जैसे आयोडोबेंजीन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद आपका ब्रोमबेंजीन का और कम है, क्लोरोबेंजीन का और कम है। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास बहुत मैटर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें, जो ऑर्थो पैरा आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, मेटावी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 453 है। ठीक है, और यहाँ पर होगा 446 है, यहाँ हो गया 48। मतलब ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ज़्यादा है कंपेरिजन टू मेटा, कंपेरिजन टू पैरा। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट 256 है इसका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन का। मेटाक्लोरोबेंजीन का 249 है, और पैराक्लोरोबेंजीन का 325। ठीक है, ये आपका रहेगा। इसका सेंस क्या है, आप थोड़ा सा और समझाते हैं। एज ए रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पैरा आइसोमर लैटिस एंड इट मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर तक मेल्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, क्या आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, जैसा कि हम जानते हैं हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं, है ना। डाइपोल मूवमेंट आपका 2.05, डाइपोल मूवमेंट किसका होता है 2.05, एंड 2.15 डायोप्टर होता है, डिवाई होता है डिवाई। तो डायोप्टर आपका पावर ऑफ लेंस होता है, और डिवाई होता है डाइपोल मूवमेंट का की यूनिट। ठीक है, येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसका यही रीज़न है, ये पोलर तो होते हैं लेकिन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह तो बनाते नहीं हैं, इसलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और कुछ ये मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, है ना। तो डेंसिटी जैसे ही हम देखते हैं तो क्लोरो एल्केन्स आर जनरली लाइटर देन, है ना, वाटर। क्लोरो एल्केन्स जो होते हैं, क्लोरो एल्केन्स कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, तो इनकी डेंसिटी कम होती चली जाती है अगर हम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन इनका कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, तो हेलो एरीन्स आर हैवियर देन वाटर। तो आपके हेलो एरीन्स होते हैं
वो पानी से भारी होते हैं, जैसे एरिल आयोडाइड, एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड। इसे बोलेंगे हाइड्रोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स आर पोलर कंपाउंड होते हैं, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन पर एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं उन पर FCl जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? FCl। देयर पोलरिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन। डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ हेलो, है ना, एल्किन्स, हेलो मीथेन्स आर गिवन ओवर हियर। अंडरस्टैंड? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं, ये आपकी डाइपोल मूवमेंट हो गया। अगर हम डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर देखते हैं, क्या देखते हैं? डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर देखते हैं, तो CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट, है ना, ज़्यादा है कंपेरिजन टू CH3F, कंपेरिजन टू CH3Br, कंपेरिजन टू CH3I। ठीक है, एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है पर साइज बड़ा है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है साइज का या डिस्टेंस का या चार्ज का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डाइपोल मूवमेंट क्यों। ठीक है, तो ये साइज का मैटर है। स्मॉल साइज होने की वजह से, क्लोरीन की वजह से डाइपोल मूवमेंट कम होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स की कहानी अलग है ना। कहानी क्यों अलग है कि हेलो एरीन्स में डाइपोल मूवमेंट ऑफ हेलो एरीन लाई बिटवीन फॉलोइंग सीक्वेंस। क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से होता है, ब्रोमोबेंजीन का इस तरीके से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं और टॉपिक की, जैसे हम हाँ चलिए ये आपको छोटा कर लेता हूँ, एक बार में दिखेगा तो ज़्यादा सही लगेगा। ऐसे जैसे कि हम देख रहे हैं कि पैराक्लोरोबेंजीन है तो उसमें डाइपोल मूवमेंट 0 है, तो 180 पर है, यहाँ 60 है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हुआ कंपेयर टू मेटा वाला डाइपोल मूवमेंट। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं नेचर ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का जो रिलेशन होता है वो आपका होता है पोलर। ऐसा होता है पोलर। जैसे कार्बन है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, हैलोजन है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि हेलो एल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव। हेलो एल्केन्स रिएक्टिव होते हैं। इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरीके से है, देखो, आयोडीन साइज में बड़ा है, आसानी से बाहर चला जाएगा। ब्रोमीन साइज में छोटा है तो आसानी से बाहर नहीं जाएगा। क्लोरीन और छोटा है। अगर हम टर्शरी एल्किल हैलाइड की बात करें तो उससे उसकी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेरिजन टू सेकेंडरी, कंपेरिजन टू प्राइमरी। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को देखते हुए देखें तो जो आपका मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इथाइल से, और वो ज़्यादा और कम और ये आपका प्रोपाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होगा। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। तो ये आपका नेचर ऑफ, मैंने आपको समझा ही दिया था। और ये आपका बॉन्ड लेंथ क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं समझा दूँ कि जो आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो केवल मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेंस ये होता है, मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल है ना, वो एल्किल हैलाइड के इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दे, जैसे FCl में से किसी को भी हटा दे तो वो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो ये बेटा तभी पॉसिबल है जब ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
है ना। जैसे आप कहीं पर बैठे हो तो दूसरा बंदा आपकी जगह पर तब बैठ सकता है जब वो ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है SN1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। क्या? एक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन जब बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के बराबर होता है। इसका मतलब कार्बोकैटायन टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसा कि यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो बेंजाइल एलाइड टर्शरी। अगर हम SN2 मैकेनिज्म की, अच्छा एक और यहीं पे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो जो आपका अटैकिंग होता है वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि जो आपको कार्बोकैटायन होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये रीजन था। इसके बाद हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपका क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से आपका ऑर्डर एक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपोजिट। मतलब होना चाहिए था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन अब ऑर्डर ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। बात समझ में आ रही? तो ये आपका बैक साइड अटैक होता है OH से, ठीक है। बैक साइड अटैक हो गया और ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इससे कंपाउंड बन गया। तो FCl-BrI किसके द्वारा हट रहा है? आपका OH के द्वारा। इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक और बात है, SN2 मैकेनिज्म में आपका इन्वर्जन होता है और SN1 मैकेनिज्म में आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी आपकी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके ऑर्डर्स मैंने आपको समझाई दिए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। और एक और बात बता दूँ कि जो FCl-BrI है, I अच्छा लीविंग ग्रुप है। I कैसा है? अच्छा लीविंग ग्रुप, ठीक है। बढ़िया लीविंग ग्रुप है, वो आसानी से हट जाता है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर बहुत आसानी से बात कर लेते हैं कि अगर हम जो आपके एल्के हैलाइड थे उनके FCl-BrI को हटाना चाहते हैं तो एल्कोहलिक एक्वस KOH ले लें। एक्वस KOH लेने से आपका OH लग जाएगा और FCl-BrI आसानी से हट जाएगा। इसके लिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की ज़रूरत होती है और बन जाता है एथेनॉल, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी एथाइलिन के साथ भी हो सकती है। HBr रिएक्शन जब करेगा तो एथाइल ब्रोमाइड बनेगा। AgOH करोगे तो ऐसे रिएक्शन आ सकती है। एथीन से एथेनॉल कैसे बनाओगे? एथीन से एथेनॉल कैसे बनाओगे? तब ये रिएक्शन होगी। अभी हम आपको एक नेमिंग रिएक्शन समझा रहे हैं। ये बहुत सिंपल है कि आपका मान लो C2H5OH है, ठीक है। इससे सोडियम से रिएक्शन करवा दिया तो इसी C2H5O में Na लग जाएगा। इसे बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। जब ये सोडियम इथॉक्साइड है ना C2H5Br के साथ, किसके साथ? C2H5Br के साथ रिएक्ट करता है तो ईथर बनता है, जिसे हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और ईथर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस मेथड से ही बहुत अधिक मात्रा में ईथर बनाई जाती है, ठीक है। तो ईथर बनाने का तरीका समझ में आ गया। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलियमसन सिंथेसिस हो रही है और उससे आपका ईथर बन रहा है, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एल्के हैलाइड है और उसे हमें SH से हटाना है। SH ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो थायो एल्कोहल या एल्किल थायोल के नाम से कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एल्किल थायोल के नाम से। इतनी बात समझ में आई? चलिए
अब एक लास्ट रिएक्शन और समझा दूँ, अगर एल्किल हैलाइड के साथ KCN की रिएक्शन होती है तो साइनाइड बन जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसकी 3 रिएक्शन हैं इम्पोर्टेंट। अगर पार्शियल आपका हाइड्रोलाइसिस होगा साइनाइड का, एल्किल नाइट्राइल का, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो उससे आपका अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड। जैसा कि हम देख रहे हैं ना, प्राइमरी अमाइड बनेगा। देखो ये रहा अमाइड, है ना, अमाइड बन गया। ठीक है, ये रहा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा? जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। किसका? RCN का। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया तो ये आपको बन गया, और इनकम्प्लीट हो गया तो आपका अमाइड बन गया। ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्ट HCl ले लोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और कंसनट्रेट ले लोगे तो अमाइड बन जाएगा। तीसरी वाली रिएक्शन ये है, मेंडियस रिएक्शन है। तीसरी वाली कौन सी रिएक्शन है? मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, उस मेंडियस रिएक्शन में आपका होता क्या है, प्राइमरी अमीन जो होती है, प्राइमरी अमीन बनाई जाती है। मतलब एल्किल साइनाइड से जब हम एल्किल साइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? NaCO2H5 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? NaC2H5OH की प्रेजेंट में। तो उसे हम मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जैसे मान लो आपका प्रोपेन नाइट्राइल है ना, तो उसका रिडक्शन करोगे तो आपका प्रोपेन अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन अमाइन। ठीक है, आपके पास आपका एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल स्टीफेंस रिएक्शन। और समझ लो, स्टीफेंस रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। SN और HCl रिएक्शन होती है जब एल्किल नाइट्राइल के साथ, तो उससे आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के मेथड को हम स्टीफेंस रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, और जितना हो सके उतना वीडियो को वायरल करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।